हेलो फ्रेंड्स, हमारी धरती लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है और अनुमान है यहाँ जीवन की उत्पत्ति शुरुआती 1 बिलियन सालों में ही हो गई थी। अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में हमारी धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इंसान के रूप में इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। और इसके विपरीत हमारा ब्रह्मांड जो कि 13.8 बिलियन साल पुराना है और करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ अभी तक हमें जीवन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जो कि काफी अजीब है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हम अभी तक इंटरस्टेलर लाइफ के सबूत खोज नहीं पाए हैं? क्या एलियंस मौजूद नहीं है या हम केवल गलत जगहों पर तलाश कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एलियंस आज तक पृथ्वी पर क्यों नहीं आए, और साथ ही हम जानेंगे ऐसे थ्योरीज के बारे में जो एक्सप्लेन करती हैं कि अगर एलियन लाइफ एग्जिट करती हैं तो वो कहां और किस फॉर्म में हो सकती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। दोस्तों, अगर हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में कोई एलियन सभ्यता हम इंसानों से केवल कुछ लाख साल पहले ही अस्तित्व में आई होगी, तो वर्तमान समय में वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम होंगे और साथ ही ये वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंटरस्टेलर ट्रेवल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। ऐसे में टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके दूसरे ग्रहों और सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने में सक्षम हो चुके होंगे और केवल कुछ करोड़ सालों में ये एडवांस सिविलाइजेशन पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। पर अभी तक हम इंसानों को हमारे आकाशगंगा में ऐसे किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का पता नहीं चला है और न ही हमें उनका कोई मैसेज मिला है और न ही उनके द्वारा निर्माण किए गए किसी प्रोब या मेगा स्ट्रक्चर का पता चला है। ऐसे में एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे एनरिको फेर्मी। सन 1950 में एनरिको फेर्मी मैक्सिको में मौजूद लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में अपने कॉलेजेस के साथ लंच कर रहे थे और इसी दौरान उनके दोस्तों और उनके बीच एलियन लाइफ यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर काफी गर्म चर्चा हो रही थी, जहां वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगर इस ब्रह्मांड में हमारी धरती के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है तो आखिर वो कहाँ है। उनका तर्क था कि हमारी यह विशाल आकाशगंगा जो कि करीब 1 लाख लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, यहाँ कई बिलियन स्टार मौजूद हैं और उनका चक्कर हमारी धरती की तरह ही कई ट्रिलियन प्लेनेट लगा रहे हैं। ऐसे में इनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर पनपा होगा। हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए इन प्लेनेट्स पर जीवन को इवॉल्व होने में कई बिलियन सालों का समय मिल गया होगा, जो कि समय के साथ एक काफी एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि दूसरे ग्रहों, सोलर सिस्टम और पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। पर हमारी धरती पर अभी तक कोई एलियन मैसेज या किसी प्रकार का एलियनशिप नहीं पहुंचा है। ऐसे में फेर्मी का प्रश्न था, वेयर इज एवरीबॉडी, आखिर वे सभी कहाँ हैं? इसे ही फेर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फेर्मी के इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ऐसे में इन हाइपोथेसिस के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि यूनिवर्स में किस प्रकार की सिविलाइजेशन अस्तित्व में हो सकती हैं। हम ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जो कि है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन। साइंस में रुचि रखने वाले ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता होगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों, पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर मौजूद सारी एनर्जी को एक्सेस और हार्नेस करने में सक्षम होगा। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर हैं और हम आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। इसके बाद आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करने और पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। ये एडवांस स्पीशीज अपने तारे की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डायसन स्फीयर और डायसन रिंग जैसे विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। उसके बाद आते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। ये न सिर्फ अपने पूरे आकाशगंगा की एनर्जी को हार्नेस कर सकेंगे, साथ ही ये पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने में सक्षम होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गॉड लाइक एंटिटी से कम नहीं होंगे। अब आइए जानते हैं फेर्मी के सवाल के अलग अलग जवाब, डिफरेंट फेर्मी हाइपोथेसिस। दोस्तों, समय के साथ साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फेर्मी के प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई तरह के हाइपोथेसिस यानी एजम्पशंस दिए, जो कि फेर्मी के प्रश्न का जवाब हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये हाइपोथेसिस हमारे ब्रह्मांड में लाइफ को इवॉल्व होने से और इंटेलिजेंट लाइफ को इस विशाल ब्रह्मांड में फैलने से रोकते हैं। ऐसे में आज हम ऐसे ही कुछ मजेदार और रोचक हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे, जिनमें से सबसे पहला है ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। दोस्तों, इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई प्लेनेट मौजूद हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जो कि किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए अनुकूल हैं। यहाँ जीवन पनपता है, पर किसी कारण से आए विशाल मास एक्सटेंशन की वजह से उस प्लेनेट पर जीवन का अंत हो जाता है। इस मास एक्सटेंशन का कारण क्लाइमेट चेंज, गामा बर्स्ट, एस्टेरॉयड इंपैक्ट, वोल्केनो या आइस एज भी हो सकता है। यह मास एक्सटेंशन या तो जीवन की शुरुआती यानी माइक्रोबियल फेज में हो जाता है या फिर इंटेलिजेंट स्पीशीज बनने से पहले, जो कि आखिरकार इस लाइफ फॉर्म को हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट स्पीशीज बनने से रोक देता है। उदाहरण के लिए हमारी धरती के केवल 500 मिलियन सालों के इतिहास में 5 बार भयानक मास एक्सटेंशन आ चुका है, जिसने उस समय 70 से 90% जीवों और पेड़ पौधे की प्रजातियों को विलुप्त कर दिया था। ऐसे में हम इंसान बेहद खुशनसीब हैं और हमारे एवोल्यूशन के बाद अभी तक कोई भयानक मास एक्सटेंशन नहीं आया है। अगला है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इसके अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन को पनपने के लिए 3 मुख्य इंग्रेडिएंट का होना जरूरी है, जो कि है लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर और पर्याप्त रूप में एनर्जी मौजूद होती है, जो कि जीवन के पनपने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पर इन 3 इंग्रेडिएंट का किसी भी ग्रह पर मौजूद होना लाइफ की गारंटी नहीं होता है। कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो जीवन के
सिचुएशन को इफेक्ट करते हैं, जो कि उस प्लेनेट के तारे की स्टेबिलिटी, गामा रेज ब्रस्ट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, प्लेनेटरी कोलिजन्स आदि। उदाहरण के लिए वेनस और मार्स को लेते हैं। ये दोनों ग्रह हमारे तारे के हैबिटेबल जोन के आउटर और इनर रीजन में मौजूद हैं। यहाँ थ्योरी के अनुसार किसी न किसी प्रकार का जीवन जरूर मौजूद होना चाहिए, पर वीनस ग्रह एक लिविंग हेल है जहाँ बेहद थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वहीं मार्स ग्रह पर कोई एटमॉस्फेयर ही मौजूद नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है। अगला है बेरसर्कर हाइपोथेसिस। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही कई सैकड़ों ग्रह पर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हुए होंगे, पर हो सकता है काफी इंटेलिजेंट सभ्यता ने अपने काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेल्फ रिफ्लेक्टिंग रोबोट का निर्माण किया हो, पर समय के साथ यह रोबोट इनके कंट्रोल से बाहर हो गए और इन्होंने इस प्रजाति का ही अंत कर दिया हो, और तभी से ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग किलिंग रोबोट्स पूरे आकाशगंगा में फैल गए हों, जहाँ वो एक एक कर हर ग्रह पर मौजूद जीवन का सफाया कर रहे हों, और जिसकी वजह से कोई भी लाइफ फॉर्म इंटेलिजेंट लाइफ बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। धरती पर मौजूद कई वैज्ञानिक भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स का इंसानों के लिए खतरा बनने की संभावना जता चुके हैं। ऐसे में हो सकता है किसी बेहद हाईली एडवांस सभ्यता के साथ ऐसा भी हो चुका हो, जिसकी वजह से दूसरे लाइफ फॉर्म का अंत भी हो गया हो। दोस्तों, इसी तरह की कई सारी हाइपोथेसिस हैं जिनके बारे में अगर हम डिटेल में जानने जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो अब हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं शॉर्ट्स में। तो अगला है प्लैनेटेरियम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म में दिखाए गए सिमुलेशन की तरह ही एक तरह के विशाल सिमुलेशन में मौजूद हैं, जिसे एक बेहद ही एडवांस एलियन स्पेसीज रन कर रही है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे एलियंस को अभी तक नहीं देख पाए हैं। और इसके बाद में आता है एक जू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई एडवांस सभ्यताएं मौजूद हैं, पर वो बिना किसी इंटरफेयर के ह्यूमन को इवॉल्व होने देने के लिए हमारी धरती से दूरी बनाए हुए हैं। और अगला है ब्राइट विंडो हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की विशालता और तारों के बीच की दूरी को देखते हुए किसी सभ्यता को एक्सटिंक्ट होने से पहले किसी दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट करने के लिए काफी कम समय मिल पाता है। और अगला है फर्स्ट बॉर्न हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लाइफ बेहद ही कॉमन है, पर हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर है, और हम इंसान इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले पहले इंटेलिजेंट स्पेसीज हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ हाइपोथेसिस जो हमें ये बताती हैं कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और किन किन स्टेजेस में हो सकती है। दोस्तों, हम एलियंस को डस्टबिन बॉक्स से लेकर नीले रंग के जानवर तक के रूप में इमेजिन कर चुके हैं। हमारी इमेजिनेशन में कभी एलियंस दोस्त हैं, कभी दुश्मन भी, लेकिन हमारी इमेजिनेशन असलियत नहीं है, असलियत कुछ और है। लेकिन ये क्या है? पहली असलियत तो ये है कि हाँ, वो एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, फेर्मी ने कहा था कि आंखें बंद करके आप कहते हैं कि अंधेरा है तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच की दूरी बहुत है। ये दूरी लाइट ईयर्स की ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की भी है। जरा सोचिए कि आप मोबाइल का यूज कर किसी चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल और लेटर्स कम्युनिकेशन के दो अलग अलग मीडियम हैं, और ये हो सकता है कि हमारा मोबाइल उनके किसी और मीडियम से ज्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन सच तो यही है कि जब तक मीडियम सेम नहीं होगा हम उन्हें ट्रेस नहीं कर सकते और ना वो हमें ट्रेस कर सकते हैं। हमारे उनके पास मीडियम एक जैसा हो तभी हमारी बात हो सकती है। क्या आज से 500 साल पहले कोई उड़ने की कल्पना कर सकता था, लेकिन आज इंसान उड़ सकते हैं अपने दम पर, अपनी इंटेलिजेंस के दम पर। उसी तरह आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम डायनासोरों की तरह सिर्फ इतिहास का पन्ना बनकर भी रह सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि हम ये जान लें कि दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले इकलौते इंटेलिजेंट स्पेसीज हैं। भविष्य में हमें बस फेर्मी के सवाल का जवाब ढूंढना है कि आखिर वो कहाँ हैं, इस उम्मीद के साथ कि हाँ वो हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।